नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र सरकार ने बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल अब उन्हें आंख के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राजधानी पटना में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक आंखों का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है और आज इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बता दें कि राजधानी पटना में स्थित IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु अस्पताल में बनाया गया है। यहाँ मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि इस आंख के अस्पताल में 154 बेड है और इसे बनाने में तकरीबन 188 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं आंख के मरीज की सारी जांच से लेकर उपचार तक सब कुछ अस्पताल में ही हो जाएगा। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना। अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यही, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी। कि आज 2017 में जब स्वास्थ्य नीति दोबारा बनी 3 दशक के बाद और वो मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सानिध्य में जब नई शिक्षा नीति बनी, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग के दृष्टि से संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचना शुरू हुआ। पहले स्वास्थ्य का मतलब होता था क्यूरेटिव, मरीज बीमार हो उसका इलाज करो, मरीज बीमार हो उसका इलाज करो। ये 2017 के बाद सोच पैदा हुई कि बीमार को बीमार नहीं होने देना, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, जेरियाट्रिक, ये सबकी चिंता करने का काम हम लोगों ने शुरू किया और उसको हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन से लेकर के प्रमोटिव हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जब मैं यहाँ आया हूं तो मैं आपसे ये चर्चा भी करना चाहूंगा। मित्रों, आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आपके द्वारा किए गए कार्य की पहचान, इस पहचान को बनने में समय लगता है और इसलिए कभी भी पहचान बनाने के हड़बड़ाहट में कहीं अपने साधना से आपने विचलित नहीं होना। मीडिया के लोग हमारे बारे में समझते समझते इनको बहुत समय लगेगा और अच्छी खबर पहुंचने में बहुत देर लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मानवता का सही अर्थों में अगर कोई सेवा करने का माध्यम है तो वो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दोमा पूर्व सारण जिले के रसूलपुर थाना में ट्रिपल मर्डर केस मामले में सारण पुलिस ने बेहद तेज गति से अनुसंधान करने का काम किया और लगभग 50 दिनों में ही नए आपराधिक कानून BNS के तहत इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को न सिर्फ कोर्ट में दोषी करार दिलवाया बल्कि कोर्ट से उम्र कैद की सजा भी दिलवाने में कामयाबी हासिल की। सारण पुलिस की स्फूर्ति को देख आज DGP आलोक राज ने सारण SP डॉक्टर
कुमार आशीष समेत इस कांड के अनुसंधान में शामिल 4 पुलिस अधिकारी और आपके साथ साथ महिला फॉरेंसिक पदाधिकारी जिन्होंने इस कांड का साइंटिफिक रूप से पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा किया और जिनकी रिपोर्ट पर कोर्ट में यह साबित हुआ कि इन आरोपियों ने इस तिहरे कांड हत्याकांड में अंजाम दिए गए, उन्हें भी प्रस्तावित पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया और कहा कि यह पुलिस मुख्यालय द्वारा विगत दिनों में नए कानून बीएनएस को लेकर दी गई प्रशिक्षण का बेहतर परिणाम है। आशा करता हूं कि आगे भी इस तीव्र गति से बिहार पुलिस काम करेगी और दोषियों को न्यायालय से सजा दिलवाने का कामयाब होगी। नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। बिहार पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्व से ही पूरी तैयारियां की गई थी। निरंतर विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कराया गया था। नए आपराधिक कानून में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष महत्व दिया गया है और अनुसंधानकर्ताओं को विधि विज्ञान एवं वैधानिक साक्ष्य संकलन के संदर्भ में भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। परिणाम स्वरूप सारण जिला के रसूलपुर थाना में दर्ज तिहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत 50 दिनों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा दिलाई गई। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत यह राज्य में पहली गंभीर सजा है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सारण डॉक्टर कुमार आशीष, लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय सारण श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री राजकुमार सदर 2, पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार सिंह प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुअनी रविंद्र कुमार अनुसंधानकर्ता रसूलपुर थाना सारण एवं सुश्री रत्ना राभा फॉरेंसिक विशेषज्ञ सारण की महती भूमिका रही है और आज इन सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। जो मुहर्रम का जुलूस समाप्त हो रहा था और अगले सुबह मुहर्रम का जुलूस शुरू होने वाला था और ऐसे में करीब 2 बजे के लगभग ये सूचना मिली डायल 112 के माध्यम से कि एक घर में कई व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया है। सूचना पुष्ट थी, इसको तत्काल रसूलपुर थाना की टीम को भेज करके हम लोगों ने सत्यापित करवाया तो पता चला कि वहां पर 3 हत्याएं हुई हैं। बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य था। नृशंस तरीके से चाकू धारदार हथियार से घूम कर एक पिता और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां किसी तरह बच करके बाहर निकलने में सफल हुई थी। उसी ने शोर मचाया था, जिसके बिना पर हम लोग वहां पहुंचे और 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपियों की शिनाख्त करके उसके घर से उसे बरामद किया। और ये सब जब प्रक्रिया चल रही थी तो हमारे दिमाग में ये था कि हमें इसमें जितनी बड़ी घटना हुई है उतनी ही बड़ी अच्छे तरीके से इसमें सजा दिलानी है। तो सजा दिलाने के लिए जो नए कानून हैं उसके हिसाब से हम लोग इसमें लगातार वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो मैंडेटरी हो चुकी है बीएनएस और बीएनएसएस में, उसका हम लोगों ने अनुपालन किया। 1 घंटे में हम लोगों ने उसमें अरेस्टिंग करवाई और आरोपी जो है वो अपने कपड़े जला रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो शर्ट जला चुका था और जीन्स को जला रहा था। इन द प्रोसेस जब उसको हम लोग ने जब्त किया तो उसमें खून के छींटे थे, उसके हाथ पैर पर खून के छींटे थे, उसके हाथ में घाव था चाकू का, ताजा फ्रेश घाव। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने अपने साथी का नाम बताया, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने नजदीक के कुएं से वो हथियार भी बरामद कर लिया और इन सब प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इन द मीनवाइल सभी बॉडीज की शिनाख्त करते हुए, पंचनामा बनाते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर करके इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन करके हम लोगों ने करवाया और इसके बाद स्वयं हम लोग डीआईजी सर भी थे वहाँ, तत्कालीन डीआईजी साहब, हम लोग जाकर के पीओ पे हम लोगों ने देखा वहाँ विधि व्यवस्था की भी समस्या हो सकती थी, जिसके लिए तत्काल वहाँ पर हम लोग ने फोर्स लगाया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया
फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसके हाथ से, पैर से खून के जो छींटे थे उसकी सैंपलिंग करी और उसका डीएनए टेस्ट के लिए हम लोगों ने भेजा। वो इसलिए कि ये साबित हो सके कि जो मृतक लोग हैं उन्हीं के खून के छींटे इनके पैर हाथ पर हैं, ताकि ये अकाट्य साक्ष्य हो जाएगा जिसको काट पाना संभव नहीं होगा और हम लोग इसमें सजा करवा दें। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां उठाई और इसमें हम लोगों ने बहुत शीघ्रता से और सम्यक तरीके से अनुसंधान को पूर्ण करते हुए 14 दिनों के अंदर में इसमें चार्जशीट कर दी और माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हम लोगों ने खुद मिल करके कहा कि इसमें जो चूंकि गंभीर मामला है इसमें हम लोग को त्वरित गति से विचारण करवाते हुए सजा दिलाने का काम करना चाहिए। वो भी सहर्ष इसमें तैयार हुए और हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। 8 तारीख को इसमें आरोप का गठन किया गया, 8 अगस्त को, और 13 तारीख से इसमें प्रतिदिन गवाही शुरू हो गई। इसमें टोटल 12 गवाह थे जिनका प्रतिदिन परीक्षण किया गया, इसके बाद प्रति परीक्षण किया गया, इसके बाद बहस और फिर जो है प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए, डिफेंस ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए और दिनांक 3 सितंबर को फाइनली डिस्ट्रिक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा जो है 48 घंटे के लिए होल्ड किया और कल इसमें 2 बजे दिन में उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। सजा जो है जिन धाराओं में एफआईआर हुआ था उसमें पुलिस अनुसंधान को वैध पाते हुए पुलिस अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जो हम लोगों ने लाया, जो एफएसएल से हम लोगों ने लगातार टच में रह करके बायोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट हमने उसमें जमा करी। इन सभी का जो उन्होंने पहचान किया और उसे पाया कि जो अनुसंधान है वो अकाट्य प्रूफ के साथ आता है और इसमें दोषी पाते हुए दोनों दोषियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और 25,000 का जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 109 धारा जो कि पुरानी 307 धारा का प्रतिफल है उस धारा में भी 6 वर्ष की सजा हुई है जो साथ साथ चलेगी। तो इस प्रकार और इसके साथ ही हम लोगों ने संवेदनशीलता को भी दिखाते हुए, चूंकि पीड़ित फैमिली है उसको जो है हम लोगों ने मुआवजा दिलाने के लिए भी माननीय जिला सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया है। तो पीड़ित प्रतिकर योजना जो पूरे देश में लागू है, न्यायालय के माध्यम से पीड़ितों को इसमें न्याय मिलता है और साथ में मुआवजा भी मिलता है, उसके लिए हम लोगों ने उसमें अपील करी है और मुझे लगता है कि इसी मंथ हम लोग जब बीएलएमसी की बैठक करेंगे तो उसमें जो कमेटी है उसमें मैक्सिमम मुआवजा को हम लोग देने के लिए डिसाइड करेंगे ताकि पीड़ित को न्याय के साथ साथ मुआवजा भी मिले और आर्थिक रूप से वो सक्षम भी हो सके। बिहार पुलिस इसमें संवेदनशीलता के साथ आगे काम कर रही है और हम लोग इसमें सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि न्याय सर्वसुलभ और स्पीडी तरीके से हो सके। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हमारे संज्ञान में और जहां तक विधि के लोगों से भी हमने पूछा है, बीएनएस एक्ट में पूरे देश में अभी तक ऐसी सजा नहीं हुई है तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक नजीर है ये केस, जिसमें कि हम लोगों ने टिहरी हत्याकांड कर आज ये पूरे एक्ट को लागू हुए 68वां दिन है, 67वें दिन ही हम लोगों ने इसमें सजा करवा ली है एक्ट लागू होने से, और ये घटना के ठीक 50वें दिन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है कि हरा गमछा, हरा टोपी पहन कर रहें और जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि जब जगह तब सवेरा, गमछा कलर क्या है वो खुद समझ रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दौरे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरे पर आए हैं, जिसको लेकर मंत्री सुमित सिंह कहते दिखे कि स्वाभाविक सी बात है, सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कोई मैसेज देंगे और काम ही होता है अपने पार्टी और गठबंधन को मजबूत किया जाए। और मेरे आग्रह पर सब आप लोग ध्यान दीजिएगा जो हम बोले। नहीं, अच्छा है, जब जाएगा तब सवेरा, तो पहले जब जाएगा तब सवेरा। और गमछा कल्चर क्या है? गमछा कल्चर जिस तरह से वो दिखाते थे वो ठीक नहीं, खुद महसूस हुआ होगा। सर, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरा पे आए हैं तो विपक्ष का कहना है कि वो 2025 के विधानसभा का एजेंडा जो है तैयार करने के लिए है। स्वाभाविक तौर पे कोई भी राजनेता जब कभी कहीं जाते हैं तो उनका काम ही होता है कि वो अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को मजबूत करना, और वो हमेशा से ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो वो अगले भविष्य के विधानसभा या लोकसभा में उसका फलाफल निकले। इस हिसाब से लोग काम करते हैं।
एमवाई समीकरण अब समाप्त हो रहा है क्या? केवाई समीकरण शुरू हो रहा है। कल लालू जी ने जो घोषणा किया है, केवाई समीकरण क्या है? कुशवाहा यादव भाई भाई। देखिए, अब ये चुनाव के समय में तरह तरह का समीकरण बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कुशवाहा समाज या लवकुश समाज, जिनके बारे में आप जब जानते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए, वो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सब दिन रहे हैं, और आगे भी मैं भविष्य में बता देता हूँ, ये उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है कि समीकरण को वो दरका पाए। लालू यादव, तेजस्वी यादव क्या क्राइम ब्रेकिंग रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव कई सारे घटनाओं को दिखा रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। कैसे देखें? हम चाहते हैं कि एक बार वो तुलना जरूर करें अपने पुराने राजपाट का और इस राजपाट का। और क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्या पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल का नाम बता दें जो बिहार में कहीं क्राइम करता हो या जिसका नाम चलता हो। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्राइम घटना घट जाती है कहीं, लेकिन आप देखें कि उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है, और होने के बाद उन्हीं के गठबंधन के मुकेश सहनी जी थे, उनके पिताजी की हत्या हुई। आपने देखा कितनी तत्परता से हमारी पुलिस ने काम किया और सभी दोषियों को सजा दिलवाया। आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि 100% बिहार में जितनी तरह की घटनाएं हो रही है, 70% जो है आरजेडी के लोग होते हैं, तो सत्ता में आप लोग हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस पकड़ते? नहीं, ये किसने कहा? ये हमने तो नहीं कहा कभी। किसने कहा? हम लोग की तरफ से ये किसने कहा? बीजेपी की तरफ से कहा। किसने? नाम बताइए। ये गलत बात ऐसे नहीं बदली, बिना बस कहे अब जो कह दे, हर किसी के बात का जवाब थोड़ी दिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अररिया जिले में 14.58 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने बताया कि अररिया सदर अस्पताल में 50 बेड वाला इमरजेंसी वार्ड समेत जिले भर में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं इस योजनाओं से अररिया जैसे सुदूरवर्ती इलाके में अब लोग स्वास्थ्य का भी लाभ ले सकेंगे। देखिए, लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। आप देखते होंगे कि आज हम लोगों ने यहाँ लगभग 50 बेड आपातकालीन स्थिति में, जैसे कोई दुर्घटना हुई तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को दिक्कत था, और यहाँ पे लगभग 50 बेड ये एसी रूम है, पूरा जो है इसमें रखने का व्यवस्था, डॉक्टर्स का बैठने का व्यवस्था। तो लगातार विकसित अररिया हो, हेल्थ के क्षेत्र में भी हम लोगों ने रोड पुल सड़क बनाया है, परंतु सरकार जो है जनसेवा का सबसे बड़ा काम है, माध्यम है सेवा करना और अस्पताल बनाना, लोगों को सुविधा देना, खास करके गरीब आदमी को। गरीब आदमी ही सरकारी अस्पताल आते हैं। तो इस तरह से आज मैं जब यहाँ आया हूँ, लगता है कि न्यू अररिया है, जहाँ की 50 बेड का स्पेशल आपातकालीन स्थिति में 50-100 पेशेंट को हम आराम से यहाँ रख सकते हैं। तो यह व्यवस्था सुनिश्चित किया है। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय जो भारत सरकार के मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, आज बिहार में मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम सबने मिल करके लगभग पूरे बिहार में इस तरह का जो व्यवस्था है गाँव में भी हो, तो आज अररिया जिला में भी 17 अस्पताल जो पंचायत स्तर में है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे जगह का भी उद्घाटन हम लोगों ने किया है। अभी कुसियार गांव हम लोग जा रहे हैं, चूँकि 17 जगह एक टाइम में जाना मुश्किल है, तो 17 अस्पताल ये जो आपातकालीन तो जिला में है, बगल में जिला अस्पताल भी बढ़िया बन गया है, कुछ पार्ट उसका चालू हुआ है, वह दोनों का भी विधिवत हम उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज अररिया जिला को बड़ा सौगात मिला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, गरीब आदमी को राहत मिले, इसके लिए 17 पंचायत में 17 अस्पताल, कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय देश स्तर के जो है नड्डा जी, उन्होंने पटना की धरती से आज वह शुभारंभ किया है और हम लोग यहाँ पे आज यहाँ किए हैं। तो इस तरह का विकास लगातार दिनों दिन हो रहा है, और 17 के अलावा और भी कई अस्पताल है जो बन रहा है। बहुत जल्दी
सरकार का मानसिकता है कि हर नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के विभिन्न इलाकों में बाढ़ और बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और राजस्थान सहित 8 राज्यों के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में शुक्रवार को तेज बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में मौसम की मार से 6 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। बता दें कि गुरुवार को उन्होंने यहां पहुंचने के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। वहीं पोस्ट में उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ है। वहीं क्षेत्र को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद कराई जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में बारिश से अधिक नुकसान विजयवाड़ा जिले में हुई है। बता दें कि इस वजह से कृषि मंत्री यहां पहुंचे हैं। वहीं केंद्र एक अंतर मंत्रालय बदल की बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचा है। बता दें कि टीम नुकसान का आकलन करेगी। वहीं राहत की बात यह है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब घटने लगा है। वहीं इसके अलावा राजस्थान में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं बारिश के कारण सवाई माधोपुर के मंदौली गांव में मकान ढह गया। मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि 24 घंटों में बाड़मेर, जोधपुर सहित कई जिलों में बरसात हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि एमपी में 1 जून से 5 सितंबर तक 904.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके वजह से वार्षिक मानसून औसत 10% अधिक है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।